और आज हम देखेंगे डीमन स्लेयर के एपिसोड नंबर 12 को। अगर आपने अब तक इसके पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को एपिसोड नंबर 12 के साथ, जिसका नाम है द बोर बेयर्स इट्स फैंग्स, जेनित्सु स्लीप्स। अब तक हमने देखा कि तांजीरो की मुलाकात जेनित्सु नाम के एक बहुत ही डरपोक डीमन स्लेयर से होती है। मुझसे शादी कर लो, मैं मरने वाला हूँ। रास्ते में उन्हें दो बच्चे मिलते हैं जिनके बड़े भाई को एक डीमन उठाकर अपने मेंशन में ले गया था। तांजीरो और जेनित्सु मेंशन के अंदर जाते हैं जहां उनका सामना ड्रम डीमन से होता है, मगर यहाँ उन दोनों को एक तीसरा अजनबी डीमन स्लेयर भी दिखता है जिसने एक बोर मास्क पहना हुआ था और इसके पास एक नहीं बल्कि दो निचरिन तलवारें थीं और वो ड्रम डीमन से लड़ना शुरू कर देता है, मगर डीमन अपनी ढपली बजाकर इस रूम को पलट देता है। बार बार कमरे की पोजीशन बदलने की वजह से तेरुको जमीन पर गिर जाती है और वो अजनबी डीमन स्लेयर खड़ा रहने के लिए अपने पैर तेरुको पर रख देता है। फिर वो जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है और कहता है ये कमरा खुद को बदल सकता है, ये हुई ना कोई असली पावर्स। तेरुको दर्द से रोना शुरू कर देती है, मगर उस अजनबी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर ये देखकर तांजीरो को बहुत गुस्सा आता है और वो अजनबी डीमन स्लेयर को उठाकर तेरुको से दूर फेंक देता है। वो अजनबी कहता है आज तक मुझे इस तरह किसी ने नहीं फेंका है, और इसका बदला लेने के लिए वो तांजीरो से लड़ने के लिए अपनी तलवार उठा लेता है। तांजीरो उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसका असली दुश्मन ड्रम डीमन है और उसे तांजीरो की जगह डीमन से लड़ना चाहिए, मगर अजनबी उसकी एक भी बात नहीं सुनता। इनकी बकबक सुनकर डीमन को गुस्सा आने लगता है और वो कहता है न जाने कौन मेरे घर में घुस आया है जो मुझे मेरा मेरेची ब्लड नहीं पीने दे रहा है। और वो वापस अपना एक ड्रम बजाता है और उस ड्रम से कमरे की जमीन पर अचानक बहुत तेज हवा चलती है और तांजीरो देखता है कि तीन बड़े बड़े पंजों के निशानों ने जमीन चीर दी है और वो अटैक इतना तेज था कि अगर वो एक सेकंड भी लेट हो जाता तो जिंदा नहीं बचता। तांजीरो को अब धीरे धीरे डीमन के ड्रम्स समझ में आने लग जाते हैं। उसके हर अटैक के लिए एक अलग ड्रम होता है, पर इससे पहले कि वो कुछ और आगे समझता, डीमन और ड्रम्स बजाता है जिससे अजनबी डीमन स्लेयर दूसरे कमरे में गिर जाता है और अगला ड्रम बजते ही उनके कमरे बदल जाते हैं। पर तांजीरो को स्मेल आती है कि घर में एक से ज्यादा डीमंस हैं और जिस डीमन ने इस बार ड्रम बजाकर कमरे अलग किए हैं वो कोई और है। और वो तेरुको से कहता है अब तुम मेरे पीछे ही रहना, और दोनों अगले कमरे में जाने लगते हैं। तांजीरो आगे होता है और दरवाजा खोलते ही वो देखता है कि एक अंधेरे कोने में एक आदमी लेटा हुआ है जो पूरी तरह खून में लथपथ हो चुका है। ये जिंदा भी है या नहीं कोई नहीं जानता। तांजीरो फिर तेरुको को बुलाता है और दूसरी दिशा में जाने लगता है। वो तेरुको को पीछे की तरफ देखने से भी मना कर देता है क्योंकि वो समझ जाता है कि वो तेरुको का भाई नहीं है। कुछ दूर चलने के बाद तांजीरो को एक तरह के खून की स्मेल आती है। ये एक ऐसा स्पेशल खून होता है जैसा तांजीरो ने पहले कभी स्मेल नहीं किया है। वो तेरुको को पहले रुकने को कहता है और खुद एक कमरे में उस स्मेल को चेक करने जाने लगता है। दरवाजा खोलते ही वो एक लड़के को देखता है जिसने ऑरेंज कलर का किमोनो पहन रखा होता है, लेकिन उसके हाथ में डीमन वाला ही एक ड्रम होता है जिसे वो तांजीरो को देखते ही बजा देता है। वहीं दूसरी तरफ घर के एक हिस्से में जेनित्सु और तेरुको का एक भाई शोइची डीमन से बचे रहने के लिए भाग रहे होते हैं। दोनों थक चुके होते हैं, जिस पर शोइची एकदम से कहता है क्या हम रुक सकते हैं? अचानक आई इस आवाज से जेनित्सु बहुत डर जाता है बचाओ! और वापस रोने लगता है। वो कहता है कि अगली बार बोलने से पहले मुझे बता देना, क्योंकि मैं इससे घबरा गया और मेरा दिल भी मेरे मुंह से बाहर निकलने वाला था। शोइची जेनित्सु से माफी मांग लेता है, पर जेनित्सु कहता है कि अगर इस वजह से मैं मर गया तो सारा इल्जाम तुम ही पर लगेगा, समझे? शोइची इस पर कहता है कि मैं आपके इतने डरने और घबराने से परेशान हो चुका हूँ। आप पूरा टाइम कांपते रहते हैं और आपको बस पसीना आता रहता है। जेनित्सु बताता है कि मैं बस इसी बात को लेकर परेशान हूँ कि अगर हमने ज्यादा आवाजें की तो कोई डीमन हमारी आवाज सुनकर यहाँ आ जाएगा। जेनित्सु ऐसा कहते कहते और डरने लग जाता है और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगता है हमें एकदम चुप रहना चाहिए। इतने में जेनित्सु के पीछे से एक लंबी जुबान वाली छिपकली जैसा डीमन आ जाता है और कहता है
दो दो बच्चे, ये तो बहुत टेस्टी होंगे। जेनित्सु की आंखें पूरी भर जाती हैं और वो शोइची पर चिल्लाने लगता है। मैंने तुम्हें शांत रहने को कहा था, पर तुमने नहीं सुना। अब जेनित्सु और शोइची दोनों वहां से भागना शुरू कर देते हैं और वो लीजर्ड डीमन उन दोनों के पीछे लगा रहता है। जेनित्सु उसे कहता है कि मैं बिल्कुल टेस्टी नहीं हूँ, मुझे मत खाओ। पर क्या डीमन उसकी बात सुनने वाला है? नहीं, बल्कि वो अपनी जुबान को लंबा करके उन्हें पकड़ने की कोशिश करने लगता है। उसकी जुबान से बचने के लिए जेनित्सु और शोइची एक कमरे में आ जाते हैं, जहां जेनित्सु के गिरने की वजह से उसके पैर में चोट आ जाती है। वो शोइची को अकेले उस कमरे से निकल जाने के लिए कहने लगता है, क्योंकि अब उसमें भागने की हिम्मत नहीं होती है। पर शोइची जाने से मना कर देता है और कहता है, मैं आपके साथ ही रहूंगा। जेनित्सु ये सुनकर इमोशनल हो जाता है और सोचता है कि ये बच्चा कितना अच्छा है। मेरे इतने डरपोक होने के बावजूद भी ये मेरे साथ रहना चाहता है, तो मुझे भी इसे जिंदा बचाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। जवान होने से पहले ही मर जाना कितनी बुरी बात होती है, लेकिन मेरा खून बह रहा है और मेरे पास इसे बचाने की हिम्मत नहीं है। लिजर्ड डीमन उन दोनों के पास आने लग जाता है और कहता है, मैं अपनी जुबान तुम्हारे कान में से डालकर तुम्हारे दिमाग में भेजूंगा और उसे खा जाऊंगा। ये सुनते ही जेनित्सु बेहोश हो जाता है और शोइची उसे डरते हुए उठाने लगता है, पर वो देखता है कि ऐसी सिचुएशन होने के बाद भी जेनित्सु सो गया था। शोइची अब जिंदा बचने की सारी उम्मीदें छोड़ चुका होता है और लिजर्ड डीमन धीरे धीरे उसके पास आ रहा होता है। वो अपनी लंबी जुबान शोइची की तरफ बढ़ाता है, जिससे डर के शोइची बहुत जोर से जेनित्सु का नाम लेता है। जेनित्सु! अचानक जेनित्सु का हाथ थोड़ा सा हिलता है और तभी उस डीमन की जुबान कट जाती है। शोइची आंखें खोलता है और देखता है कि उसके सामने जेनित्सु तलवार लेकर खड़ा है और शोइची को अपने पीछे छुपा रहा है। फिर जेनित्सु एक गहरी सांस लेता है। डीमन भी शॉक हो जाता है और सोचता है कि ये म्यूजिक किसने चालू किया? और अब ये पहले जैसा नहीं रहा। जेनित्सु थंडर ब्रीदिंग का फर्स्ट फॉर्म थंडर क्लैप और फ्लैश इस्तेमाल करता है और अपनी तलवार निकालकर बिजली की तेजी से एक झटके में उस डीमन का गला काट देता है। डीमन की बॉडी और सिर अलग हो जाते हैं और जमीन पर गिर जाते हैं, जिसके बाद अचानक जेनित्सु को होश आता है और वो सोचने लगता है कि अभी यहाँ ये सब क्या हुआ? वो देखता है कि डीमन मर चुका है और यहाँ उसके अलावा बस शोइची है। तो उसे लगा कि इस डीमन को शोइची ने मार गिराया है। वो शोइची को थैंक यू बोलने लग जाता है, मगर शोइची की समझ में कुछ नहीं आता कि अभी यहाँ क्या हुआ। पर फिर भी वो जेनित्सु से कहता है, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। अब एक तरफ वो अजनबी डीमन स्लेयर पूरे घर में भाग रहा होता है और सोचता है कि मुझे इस ड्रम डीमन से इस तरह लड़ते हुए 3 दिन हो चुके हैं और वो डीमन हमेशा ड्रम बजाकर गायब हो जाता है। तभी उसके सामने एक हाथ आ जाता है, मगर डीमन स्लेयर उससे बच जाता है। एक मोटा सा डीमन बाहर आता है और कहता है, तुम मुझसे बच गए, मतलब तुम स्ट्रॉन्ग हो, तो तुम्हें खाने में मजा आएगा। अजनबी डीमन स्लेयर पहले ही बहुत गुस्से में होता है और फिर बीस्ट ब्रीदिंग अटैक का इस्तेमाल करके पहले तो वो उस डीमन के दोनों हाथ काट देता है और इससे पहले कि डीमन रिकवर हो, वो उसका गला काट कर दोबारा भागना शुरू कर देता है। अब ड्रम डीमन भी घर में घूमता रहता है और सोचता है, जल्द ही मुझे मेरेची ब्लड पीना पड़ेगा। दोस्तों, मेरेची ब्लड एक काफी रेयर ब्लड ग्रुप होता है और एक इंसान का मेरेची ब्लड करीब 100 लोगों के नॉर्मल ब्लड के बराबर होता है। और ऐसा सोचते सोचते ड्रम डीमन की आंखों की पुतलियां बाहर निकल आती हैं। वो फिर सोचता है, ये ब्लड पीने के बाद मुझे 12 किजुकी में अपनी जगह वापस मिल जाएगी। हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें ड्रम डीमन एक इंसान को खा रहा था। तभी उसके सामने मुजान आ जाता है और डीमन को उसके असली नाम क्योगाई कहकर बुलाता है और वो पूछता है, तुमने इंसान खाना बंद क्यों कर दिया है? क्या तुम्हारी लिमिट खत्म हो गई है? क्योगाई मुजान से कुछ और टाइम मांगता है, लेकिन मुजान मना कर देता है। क्योगाई की आंखों पर बना हुआ नंबर भी कट जाता है और मुजान ये कहकर चला जाता है कि तुम अब मेरे किसी काम के नहीं हो। क्योगाई को वो टाइम भी याद आता है जब उसे मुजान मिला था।
उसने अपने खून की कुछ बूंद क्योगाई को दी थी, जिससे क्योगाई को बहुत पावरफुल महसूस हुआ था और फिर वो स्ट्रॉन्ग बनकर 12 किजुकी में 6th नंबर पर आ गया था। पर अब ऐसा कुछ नहीं बचा। अब यहीं दूसरी तरफ तेरुको अपने भाई को देखती है और खुशी खुशी उसकी तरफ भागकर उसके गले लग जाती है। तांजीरो भी अंदर आता है और बताता है कि वो एक डीमन स्लेयर है और दोनों को इतनी हिम्मत रखने के लिए शाबाशी देता है। वो फिर अपने मास्टर की दी हुई दवाई निकालता है और उस लड़के के पैर में लगा देता है क्योंकि उसे चोट आई थी। फिर तांजीरो पूछता है यहाँ क्या हुआ। लड़का बताता है कि एक रात उसे डीमन पकड़ कर ले गया और वो उसे खाने ही वाला था, पर तभी 2 और डीमंस वहां आ गए और उसे खाने के चक्कर में लड़ने लगे। उनकी लड़ाई के बीच क्योगाई का एक ड्रम नीचे गिर गया। लड़के ने उस ड्रम को उठा लिया और बजा दिया, जिससे उसके कमरे की पोजीशन बदल गई और इसी तरह वो अब तक डीमंस से बचा हुआ है। तांजीरो को भी इन ड्रम्स की पावर समझ आने लग जाती है। तभी वहाँ तांजीरो का कासुगाई क्रो आ जाता है और उन्हें मेरेची ब्लड के बारे में सब बता देता है। मेरेची ब्लड डीमंस के लिए सबसे ज्यादा हेल्दी और टेस्टी होता है, जिसे खाने के लिए डीमंस दीवाने होते हैं। मगर ये सुनकर तेरुको और उसका भाई डर जाते हैं। इतने में तांजीरो को स्मेल आ जाती है कि क्योगाई उनके पास आ रहा है। वो तेरुको और उसके भाई को एक दूसरे का ध्यान रखने को कहता है और क्योगाई से लड़ने के लिए बाहर आ जाता है। उसके बाहर निकलते ही वो लड़का ड्रम बजाता है और कमरा चेंज हो जाता है और अब क्योगाई भी तांजीरो से बचने के लिए अपने बाकी ड्रम्स बजाने लगता है। राइट वाले ड्रम से कमरा राइट में मुड़ जाता है, लेफ्ट वाले से लेफ्ट में, राइट पैड से आगे घूमता है, लेफ्ट से पीछे, और ऐसे हर ड्रम को तांजीरो समझ जाता है। लेकिन इसकी वजह से क्योगाई तेजी से ड्रम्स बजाना शुरू कर देता है और तांजीरो को याद आता है कि उसकी टूटी हुई हड्डियां भी अभी तक ठीक नहीं हुई हैं, पर वो हिम्मत नहीं हारता है। पर इतनी सारी अच्छी बातें सोचने के बाद भी तांजीरो में हिम्मत नहीं आती है और वो अपने टीचर से मदद मांगता है। उसे साकोंजी की एक बात याद आती है, जिसमें साकोंजी ने बताया था, पानी की तरह बनो, पानी को किसी भी बर्तन में डालो, वो वैसा ही रूप ले लेता है। पानी बड़े बड़े पहाड़ काट कर भी रास्ता बना सकता है। तो वाटर ब्रीदिंग की 10 फॉर्म्स का इस्तेमाल करके तुम भी हर मुश्किल से बच सकते हो। और अब तांजीरो में कॉन्फिडेंस आ जाता है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं आगे बढ़ता रहूंगा और कभी हार नहीं मानूंगा। और वो क्योगाई पर अटैक करने के लिए अपनी तलवार उठा लेता है और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों अगला एपिसोड काफी मजेदार होने वाला है और उसे बिल्कुल भी मिस मत करना। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करने में कंजूसी मत करना, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल एनिमी रिव्यू को सब्सक्राइब कर देना।